हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोड़ लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है 1857 की क्रांति के समय बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सैन्य अधिकारी कौन था। 1857 की क्रांति के समय बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सैन्य अधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सैन्य अधिकारी कौन था। तो याद रखना है कैप्टन डनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैप्टन डनवर्ड। अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सैन्य अधिकारी कौन था, कैप्टन डनवर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने मार्च 1916 में कार्यभार संभाला था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने मार्च 1916 में कार्यभार संभाला था। तो याद रखिएगा, जिन्होंने मार्च 1916 में कार्यभार संभाला था, तो याद रखिएगा सर एडवर्ड चेमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर्वर एड चेमियर थे जिन्होंने मार्च 1916 में कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर एडवर्ड चेमियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आ रहा है सेठ शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। सेठ शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। तो याद रखिएगा, सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य कार्य जो था परागने का मुख्य सैन्य एवं शांति व्यवस्था अधिकारी था, शांति व्यवस्था वाला अधिकारी था। सिकदार नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था, तब परागने का मुख्य सैन्य एवं शांति व्यवस्था का अधिकार देना ही इसका मुख्य कार्य था। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था तो सारण को। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपराधी जिला घोषित किया गया था, सारण को। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बत्तख मियाँ बिहार के किस तत्कालीन अनुमंडल सब डिवीजन के निवासी थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बत्तख मियाँ बिहार के किस तत्कालीन अनुमंडल सब डिवीजन के निवासी थे। तो याद रखिएगा, बिहार के किस तत्कालीन अनुमंडल सब डिवीजन के निवासी थे, तो याद रखना है मोतिहारी। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोतिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आ रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष और कहाँ किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष कहाँ किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में सोनपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1929 में सोनपुर में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो गठन जो है 1929 में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है मगध साम्राज्य के किस शासक को जैन ग्रंथों में श्रेणिक और बौद्ध ग्रंथों में क्षेत्रोजस कहा गया है। मगध साम्राज्य के किस शासक को जैन ग्रंथों में श्रेणिक और बौद्ध ग्रंथों में क्षेत्रोजस कहा गया है। तो याद रखिएगा, मगध साम्राज्य के किस शासक को जैन ग्रंथों में श्रेणिक और बौद्ध ग्रंथों में क्षेत्रोजस कहा गया है। तो याद रखिएगा, बिंबिसार को जो है जैन ग्रंथों में श्रेणिक और बौद्ध ग्रंथों में जो है क्षेत्रोजस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे आ रहा है बिहार के गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर का वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर द्वारा
किस वर्ष बनाया गया था? बिहार के गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर का वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखिएगा किस वर्ष बनाया गया था, तो याद रखना 1787 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1787 ईस्वी में विष्णुपद मंदिर का वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो है बनवाया गया था 1787 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में गठित प्रथम अंतरिम सरकार 1937 के मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन बने थे? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में गठित प्रथम अंतरिम सरकार 1937 के मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन बने थे? तो याद रखिएगा 1937 के प्रथम अंतरिम सरकार 1937 के मुख्यमंत्री तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो कौन बने थे? याद रखना है मोहम्मद यूनिस बने थे। पूर्व बिहार में गठित प्रथम अंतरिम सरकार 1937 में मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में संसद और संचार शब्द किसके प्रकार थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में संसद और संचार शब्द किसके प्रकार थे? तो याद रखना संसद और संचार शब्द जो है किसके प्रकार है? तो याद रखना है गुप्तचर प्रणाली के प्रकार है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में संसद और संचार शब्द किसके प्रकार थे? तो याद रखना है गुप्तचर प्रणाली के प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर किस वर्ष मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था? बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर किस वर्ष मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था, तो याद रखना 1994 में। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1994 में एक स्वतंत्र जिला बना था। मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था 1994 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस भौतिक विभाजन को सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी में उप विभाजित किया जाता है? बिहार के किस भौतिक विभाजन को सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी में उप विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि को विभाजित किया जाता है। बिहार के किस भौतिक विभाजन को सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी में उप विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि को जो है उप विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन ने बिहार के उत्तरी भाग को किस जलवायु क्षेत्र में रखा है? बिहार के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन ने बिहार के उत्तरी भाग को किस जलवायु क्षेत्र में रखा है? तो याद रखिएगा बिहार के उत्तरी भाग को किस जलवायु क्षेत्र में रखा गया है? तो याद रखना CWG वाले क्षेत्र में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CWG जलवायु वाले क्षेत्र में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है जहां भव्य बैराज वाल्मीकि नगर बैरेज बना है? गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है जहां भव्य बैराज वाल्मीकि नगर बैरेज बना है? तो याद रखिएगा त्रिवेणी भैंसालोटन में। गंडक नदी बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है जहां भव्य बैराज वाल्मीकि नगर बैरेज बना है? त्रिवेणी भैंसालोटन में। याद रखिएगा त्रिवेणी भैंसालोटन में जो है त्रिवेणी भैंसालोटन में भव्य बैराज जो है बना है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्रिवेणी भैंसालोटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया और मुंगेर जिलों में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टानों में मुख्य रूप से किस खनिज की प्रचुरता होती है? बिहार के गया और मुंगेर जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टानों में मुख्य रूप से किस खनिज की प्रचुरता है? तो याद रखना है मुख्य रूप से किस खनिज की प्रचुरता है, तो आपको याद रखना है अभड़क और
क्वार्टरजाइट का जो है मुख्य विशेषता है, खनिज की मुख्य प्रचुरता है। बिहार के गया और मुंगेर जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टाने में मुख्य रूप से किस खनिज की प्रचुरता है, तो याद रखना है अभ्रक और क्वार्टरजाइट का जो है मुख्य प्रचुरता याद रखना है, मुख्य प्रचुरता है अभ्रक और क्वार्टरजाइट का। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशक वृद्धि दर डिक्डेल ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशक वृद्धि दर डिक्डल ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी, तो याद रखना है डिक्डल ग्रोथ रेट जो दर्ज की गई थी गोपालगंज में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी, तो याद रखना है गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो याद रखिएगा इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1505 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल जो है 1505 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर पठार के मिलन क्षेत्र में है, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान और छोटा नागपुर पठार के मिलन क्षेत्र में है, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है, तो याद रखना इस मिट्टी की प्रकृति कैसी है, तो अम्लीय और रेतीली है, अम्लीय और रेतीली। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अम्लीय और रेतीली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, बिहार की कौन सी नदी मुंगेशपुर के पास गंगा में मिलने से पहले लखनदेई और मनुष्माड़ा नामक उप नदियों में बट जाती है। बिहार की कौन सी नदी मुंगेशपुर के पास गंगा में मिलने से पहले लखनदेई और मुनस्मारा नामक उप नदियों में बट जाती है, तो याद रखना है लखनदेई और मुनस्मारा नामक उप नदियों में बट जाती है, तो याद रखना है बागमती नदी। बागमती नदी जो है लखनदेई और मुनस्मारा नामक उप नदियों में बट जाती है। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात सेक्स रेशियो वाला जिला मुंगेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंग अनुपात कितना है। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात सेक्स रेशियो वाला जिला मुंगेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंग अनुपात कितना है, तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार इसका यहाँ का लिंग अनुपात जो है 876 है। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात सेक्स रेशियो वाला जिला मुंगेर है। मुंगेर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंग अनुपात 876 है। याद रखिएगा मुंगेर है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ का लिंग अनुपात 876 है। क्वेश्चन 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस का केंद्रीय मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना में स्थित है। यह भवन कितने तीव्रता तक के भूकंप को न सहने में सक्षम अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाया गया है। बिहार पुलिस का केंद्रीय मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना में स्थित है। यह भवन कितनी तीव्रता तक के भूकंप को सहने में सक्षम बनाया गया है, तो याद रखिएगा सहने में सक्षम बनाया गया है, तो याद रखना है आप सभी को 9.0 रिक्टर स्केल। बिहार पुलिस का केंद्रीय मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना में स्थित है। यह भवन कितनी तीव्रता तक भूकंप को सहने में सक्षम है, तो 9.0 रिक्टर स्केल तक जो है भूकंप को सहने में सक्षम। याद रखिएगा अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बनाया गया है, तो 9.0 रिक्टर स्केल के जो है भूकंप को सहने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस मैनुअल के किस नियम रूल के तहत पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है।
बिहार पुलिस मैनुअल के किस नियम के तहत पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है? तो याद रखिएगा, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है नियम 661 के तहत। बिहार पुलिस मैनुअल के किस नियम रूल के तहत पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है? नियम 661 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नियम 661 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, जिला स्तर पर पुलिस बल का मुखिया पुलिस अधीक्षक एसपी होता है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में वह किसके अधीन कार्य करता है? जिला स्तर पर पुलिस बल का मुखिया पुलिस अधीक्षक एसपी होता है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में वह किसके अधीन कार्य करता है? तो याद रखना है, वह किसके अधीन कार्य करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम के अधीन कार्य करता है। जिला स्तर पर पुलिस बल का मुखिया पुलिस अधीक्षक एसपी होता है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मामले में वह किसके अधीन कार्य करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन जो है कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, जिसने बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी का नाम बदल दिया? बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, जिसने बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी का नियम बदल दिया? याद रखना है, जिसने बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदल दिया। तो याद रखना है कब किया गया? तो 2021 में जो है 2021 में बिहार मिलिट्री पुलिस का जो है नाम बदल दिया 2021 में। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, पुलिस जांच में प्रयुक्त होने वाली लाई डिटेक्टर पॉलियोग्राफ मशीन मानव शरीर के मुख्य रूप से किस अंग की गतिविधि में बदलाव को मापती है? पुलिस जांच में प्रयुक्त होने वाली लाई डिटेक्टर मशीन मानव शरीर के मुख्य रूप से किस अंग की गतिविधियों में बदलाव को मापती है? याद रखना है, मानव शरीर के मुख्य रूप से किस अंग की गतिविधियों में बदलाव को मापती है? तो याद रखना है आप सभी को, हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन दर की माप करती है। मशीन मानव शरीर के मुख्य रूप से किस अंग की गतिविधियों को बदलाव को मापती है? तो हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन दर को जो है बदलाव को मापती है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारें पुलिस बल को राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय के रूप में नियंत्रित करती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारें पुलिस बल को राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय के रूप में नियंत्रित करती है? तो याद रखना है, 7वीं अनुसूची सेकेंड परिशिष्ट के अंतर्गत जो है नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार पुलिस बल को राज्य सूची स्टेट लिस्ट जो है के विषय के रूप में नियंत्रित करती है? तो 7वीं अनुसूची को जो है सेकेंड परिशिष्ट 2 में जो है नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा में सदन का नेता अनिवार्य रूप से कौन होता है? तो बिहार विधानसभा में सदन का नेता अनिवार्य रूप से कौन होता है? तो याद रखना है, सदन का नेता अनिवार्य रूप से जो होता है मुख्यमंत्री, यदि वह विधानसभा का सदस्य है तो। बिहार विधानसभा में सदन का नेता अनिवार्य रूप से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, यदि वह विधानसभा का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखना है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखना, अनुच्छेद 213 के तहत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, पटना नगर निगम पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना किस अधिनियम के तहत वर्ष 1952 में की गई थी? पटना नगर निगम पटना
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना किस अधिनियम के तहत वर्ष 1952 में की गई थी? तो याद रखना है, वर्ष 1952 में की गई थी। तो पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के अधिनियम की स्थापना जो है स्थापना 1952 में की गई थी। पटना नगर निगम, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना अधिनियम 1951 में की गई थी। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम के तहत वर्ष 1952 में लागू की गई थी। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछे जा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना था। यह आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना था। यह आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखना, यह आरक्षण जो है सन 2006 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 2006। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे जा रहा है, प्रसिद्ध बरौनी तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी बिहार के बेगूसराय में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान स्थापित किया गया था? पंचवर्षीय बरौनी तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी बिहार के बेगूसराय में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, बिहार में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थापित नवीनगर ताप विद्युत परियोजना नवीनगर पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? बिहार में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थापित नवीनगर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, ताप विद्युत परियोजना जो है औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बिहार सरकार की 7 निश्चय 2020-2025 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक शामिल नहीं है? बिहार सरकार की 7 निश्चय 2020 से 2025 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक शामिल नहीं है? तो याद रखना है, कौन सा मुख्य घटक शामिल नहीं है? तो याद रखना है, मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है शामिल नहीं है। 2020-2025 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक शामिल नहीं है? तो याद रखना है, मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है शामिल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नाट्य फोल्क थिएटर में केवल महिला पात्र ही भाग लेती है और पुरुषों का प्रवेश वर्जित माना जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नाट्य फोल्क थिएटर में केवल महिला पात्र ही भाग लेती है और पुरुषों को प्रवेश वर्जित माना जाता है? तो याद रखना, डोकमच में जो है महिलाओं पात्र ही भाग लेती है, जिसमें पुरुषों का प्रवेश जो है वर्जित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा बड़ी दरगाह बिहार में किस स्थान पर स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा बड़ी दरगाह बिहार में किस स्थान पर स्थित है? तो बड़ी दरगाह जो है बिहार में किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना, बिहार शरीफ नालंदा में। प्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा बड़ी दरगाह में बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार में बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण किस तुर्क आक्रमणकारी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश माना जाता है? बिहार में बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण किस तुर्क आक्रमणकारी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश माना जाता है? तो याद रखना, तुर्क आक्रमणकारी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश माना जाता है। तो याद रखना, बख्तियार खिलजी को। तुर्क आक्रमणकारी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश माना जाता है बख्तियार खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बख्तियार खिलजी को आक्रमणकारी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है विनाश माना जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे आ रहा है, बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में मुख्य रूप से गाया जाने वाला लगनी राग किस विशेष अवसर पर गाया जाता है। बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में मुख्य रूप से गाया जाने वाला लगनी राग किस विशेष अवसर पर गाया जाता है। तो याद रखना लगनी राग जो है किस विशेष अवसर पर गाया जाता है। तो याद रखना विवाह उत्सव के समय गाया जाता है। लगनी राग जो है विवाह उत्सव के समय गाया जाता है लगनी राग, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विवाह उत्सव के समय लगनी राग गाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछे आ रहा है, वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस का मुकदमा पटना के किस प्रख्यात वकील ने लड़ा था। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस का मुकदमा पटना के किस प्रख्यात वकील ने लड़ा था। तो याद रखना किस प्रख्यात वकील ने लड़ा था, तो कालिदास बसु ने लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछे आ रहा है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला मधुश्रावणी त्यौहार मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला मधुश्रावणी त्यौहार मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो याद रखना है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है, तो सावन में मनाया जाता है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सावन महीने में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे आ रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1949 में पदभार ग्रहण किया था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1949 में पदभार ग्रहण किया था। तो याद रखिएगा राजधारी सिन्हा। बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजधारी सिन्हा थे जिन्होंने 1949 में जो है पदभार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।